नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, इस समय देश की राजनीति में संघ और भाजपा के बीच का जो संघर्ष है, वो अपने चरम पर है और इस संघर्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम प्रकार की बातें तैर रही हैं। लेकिन मैं आज इस संघर्ष का विश्लेषण पूरा निचोड़ आज इस संघर्ष का करने का प्रयास करूंगा कि इस संघर्ष की शुरुआत कब से हुई और ये संघर्ष जो अभी चल रहा है ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा भाजपा और संघ के बीच का। क्योंकि संघ और भाजपा के बीच की जो लड़ाई है वो उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि आप जैसे पतंग लूटने वाले जो गुट होते हैं या ग्रुप होते हैं बच्चों का, तो संघ और भाजपा वही दो गुट हैं पतंग लूटने वाले। और ये अब ऐसी स्थिति में आन खड़े हुए हैं कि जो पतंग कट रही है उस पतंग को ना तो तुम्हारे पास रहने देंगे और दूसरा गुट सोच रहा है कि हम तुम्हारे पास भी नहीं रहने देंगे। अर्थात जो देश की सत्ता है, संघ चाहता है कि अब हम भाजपा के पास अर्थात मोदी शाह गुजरात लॉबी के पास नहीं रहने देंगे और गुजरात लॉबी संघ से कह रही है कि हम सत्ता में अब तुम्हारा भी दखल नहीं रहने देंगे। और यहाँ नुकसान पतंग का होगा और पतंग से मेरा मतलब देश से है कि संघ और भाजपा की लड़ाई में देश का बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसी को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुनिएगा। इस विश्लेषण को सुनने के बाद, मेरी बात को पूरा सुनने के बाद फिर आपको इस विवाद की कोई और बातें जानने के लिए नहीं रह जाएंगी और पूरी चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगी। ये इस संघर्ष की शुरुआत कब से हुई, इसमें 6 मुख्य वजह मैं बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पर यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। दूसरा, जनवरी 2024 में निर्माणाधीन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तिथि को लेकर। इसमें इनके बीच किस बात का संघर्ष रहा, क्यों रहा, ये मैं बाद में इसका आपको बताने का प्रयास करूंगा। तीसरा, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत प्रत्याशी चुनने में संघ की सहमति न लेना। चौथा, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 2024 में बीजेपी के तथाकथित अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा बयान दिया जाना कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको संघ की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के दौरान भी जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाए रखना व उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जाना। छठा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में संघ की सक्रियता के बाद अच्छे चुनाव परिणाम आने के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर संघ की राय को न मानना या उसकी सहमति को न मानना। ये 6 मुख्य वजह थी जिस वजह से ये भाजपा और संघ के बीच का संघर्ष बढ़ता चला गया। अब ये संघर्ष, ये जो 6 चीज़ें हैं ये सामने क्यों आई, इन चीज़ों पर टकराव क्यों हुआ, वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का जब परिणाम आया तो उस समय ये अंदर की चीज़ें मैं आपको एक संभावित अपने अनुमान के हिसाब से ये संभावित चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा रहा होगा। अंदर की चीज़ें भाजपा की बहुत जल्दी बाहर नहीं आती। चुनाव परिणाम के बाद गुजरात लॉबी ने अर्थात मोदी जी और अमित शाह जी ने प्रयास किया होगा संघ को मनाने का कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाए, लेकिन संघ ने के साफ इनकार से फिर दोबारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने। क्योंकि 2017 का जो परिणाम था उसमें वो चेहरा जो थे वो वास्तव में ही केशव प्रसाद मौर्य जी थे, लेकिन 2022 में चेहरा योगी ही जी थे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा संघ के दबाव के चलते। जो बात मोदी साहब को नागवार नहीं गुजरी, उनको अच्छी नहीं लगी। और दूसरा,
योगी जी के चुनाव जीतने के बाद उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ था वो बढ़ने लगा और यह चर्चाएं आम जनता के बीच होने लगी कि मोदी जी के बाद योगी जी। जो चर्चा अमित शाह जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मोदी जी के बाद अमित शाह जी अपना नंबर 2014 से ही पक्का मानकर चल रहे हैं। दूसरा, जनवरी 2024 में ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला गया। जनवरी 2024 में जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो 22 जनवरी 2024 को ये प्रोग्राम रखने का या जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त था, इस पर संघ की सहमति नहीं रही होगी, क्योंकि संघ चाहता था कि मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कराना अच्छा रहेगा। और अगर संघ का ऐसा मानना रहा होगा कि अगर हम राम मंदिर को पहले ही बनवा देंगे या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अगर हम पहले ही करा देंगे, तो फिर राम मंदिर का जो मुद्दा है या जो राम मंदिर की ओर ध्यान केंद्रित जनता का रहना चाहिए, वो फिर उस प्रकार से नहीं रहेगा और जब तक ये वाला जो मुद्दा है ये ठंडा हो चुका होगा। लेकिन उसी के विपरीत मोदी शाह का ये मानना था कि अगर हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करा दे रहे हैं, तो हमारे वोट बैंक में या हमारी लोकप्रियता में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा और उस उछाल के माध्यम से हम अगर संघ को दरकिनार भी कर देंगे तो हमें चुनाव जीतने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना जनाधार हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा, फिर लोकसभा चुनाव प्रत्याशी चुनने का जब समय आया, उस पर मंथन चला कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी मुझे लगता है कि 10% भी संघ की बात मानी गई होगी। उसमें सारे के सारे निर्णय मोदी शाह जी ने लिए और उस प्रत्याशी के चयन में संघ की बात को नहीं माना गया। नहीं मानने का कारण जो मुझे लगता है, संघ की बात को न मानने का कारण कि अगर हम संघ के बताए हुए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारते हैं और वो प्रत्याशी अगर जीत हासिल करता है, तो आगे आने वाले समय में वो फिर उन्हीं की बात को मानेगा, उन्हीं के संपर्क में रहेगा और उन्हीं के कहे अनुसार वो हमारे विरुद्ध अगर कोई कार्य करना होगा तो वो कर देगा। अर्थात संघ और भाजपा में से किसी एक को चुनना होगा तो वो संघ को चुनेगा, अगर हम संघ की सहमति से प्रत्याशी लेकर आते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और फिर ये भी कहीं ना कहीं बात होगी कि अगर 2025 में 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे, कि अगर रिटायर होने की बात भी अगर आने लगी और प्रधानमंत्री अगर चुनने लगा, तो हमारे अगर अधिक प्रत्याशी रहेंगे, हमारे गुट के, मोदी साहब का ये विचार रहा होगा कि हमारे गुट के अगर अधिक प्रत्याशी रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह जी का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए भी संघ की बात को माना नहीं गया। और चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव का प्रचार जब चल रहा था, प्रचार के दौरान माननीय जेपी नड्डा जी, भाजपा के तथाकथित अध्यक्ष, नाम मात्र के अध्यक्ष, जेपी नड्डा जी के द्वारा एक बयान दिया जाना जो बहुत चर्चा में रहा था उस समय, कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भाजपा की आवश्यकता नहीं है, संघ की आवश्यकता नहीं है। जेपी नड्डा जी का ये बयान था। सार्वजनिक रूप से यह कहा गया था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। अब इस बात को संघ कैसे सहन कर लेता? ये तो संघ के अस्तित्व पर चोट थी कि जो संघ मोदी साहब को 2014 में लेकर आया, क्या अब आप अपना काम निकल जाने के बाद उसको ही दरकिनार करोगे? और संघ को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने चुनाव प्रचार में अपने आप को एक साइड कर लिया। वो सक्रियता नहीं दिखाई जो अक्सर संघ चुनाव में दिखाया करता है, और उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा 240 पर ही सिमट गई और सरकार बनाने के लिए 2 बैसाखियों की आवश्यकता लेनी पड़ी, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी की। और आज भी ये सरकार बैसाखियों पर ही है, और उसका जो मेन कारण है वो यही है कि संघ की सलाह को, संघ की चीज़ों को या संघ के जो सहमति होनी चाहिए थी एक बड़ा संगठन होने के बावजूद, वो नहीं मानी गई, वो तवज्जो संघ की बात को नहीं दी गई। फिर छठा,
हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में संघ की सक्रियता के बावजूद भी संघ की सक्रियता हुई, अच्छे चुनाव परिणाम आए, चुनाव जीत गए, तीनों राज्यों में सरकार बन गई। उसके बावजूद भी बीजेपी अध्यक्ष के प्रत्याशी को लेकर संघ की राय को, उसके मशवरे को, उसकी सलाह को अनदेखा किया जा गया और अभी तक किया जा रहा है। और संघ की बीजेपी अध्यक्ष के प्रत्याशी को लेकर कोई भी बात नहीं मानी जा रही है और मानी भी नहीं जाएगी, जिसका मुख्य कारण है कि गुजरात लॉबी सोचती है कि भाजपा जहाँ तक भी पहुँची है, और भाजपा के सत्ता पाने का पहुँचने का नहीं है। भाजपा ने 2014 के बाद लगभग 700 कार्यालय तैयार किए हैं अलग अलग ज़िलों में, जिसमें बढ़िया पैसा लगा है, अच्छा पैसा लगा है, और वो सारी रणनीति माननीय अमित शाह जी की थी। तो उनको लगता है कि हमने बीजेपी के लिए इतना काम किया है, इतने कार्यालय बनवाए हैं, उसको हम एक झटके में संघ को कैसे दे दें। हालांकि वो पैसा, जहाँ तक मेरा मानना है, 2016 में जो नोटबंदी की गई थी, वो जो काला धन आने वाला था वो आया, लेकिन जनता में नहीं बटा। उस काले धन से या नोटबंदी के दौरान जो धांधलेबाजी हुई, घपलेबाजी हुई, जो पैसा काले को सफ़ेद किया गया, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखा गया, कुछ धन्ना सेठों को दे दिया गया, और उस कुछ हिस्से से ही ये सारे कार्यालय बीजेपी के बने हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इनका ये कहना है कि अब एक झटके में हम ये सारी चीज़ें, ये सारी कमाई जो हमारी वजह से हुई, उसको हम संघ को कैसे थमा दें। नहीं थमाने के। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ पदों की नहीं है, ये संपत्ति की भी लड़ाई है, और अपना आधिपत्य एक अनिश्चित काल तक जमाने की भी लड़ाई है। अपने आप को जनता की राय से ऊपर उठकर देश पर थोपने का भी एक षड्यंत्र है, जो अगर देश की जनता जागरूक नहीं हुई तो देश को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। और संघ और भाजपा के बीच की जो लड़ाई है, उसमें एक और मुख्य वजह यह भी है कि भाजपा का संघ से कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हमें चुनाव नहीं जितवा रहे हो, या सिर्फ़ और सिर्फ हम आपकी वजह से ही चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई आदि सरकारी मशीनरी का जो उपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्या उसको आप हमारी उपलब्धि नहीं मानते हैं क्या? कि क्या आप इसको बड़ी वजह नहीं मानते हैं क्या? क्योंकि संघ का मानना ऐसा है कि आप चुनाव जो जीत रहे हैं हमारी मेहनत की वजह से जीत रहे हैं, क्योंकि हम डोर टू डोर जाकर एक बिल्कुल निचले स्तर तक जाकर काम कर रहे हैं। जबकि भाजपा का कहना ये है कि खाली उस काम से चुनाव जीतने में मदद नहीं हो पा रही है, ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई आदि मशीनरी का उपयोग भी हमको चुनाव जीतने में करना पड़ रहा है, जो कि ये आपके अधीन नहीं है, ये हमारे अधीन कार्य करते हैं, इसलिए ये उपलब्धि हमारी है। और इस बात को लेकर भी यह विवाद होता रहता है। ये अंदर की चीज़ें हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें बाहर नहीं आया करती। तो अब इसमें ये देखना है कि ये जो संघर्ष है, इसका अंत क्या है, ये ख़त्म कहाँ होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी जो मोहन भागवत जी ने इशारा किया है कि भाई 75 की उम्र में हमको साइड हो जाना चाहिए और दूसरे साथियों को मौका देना चाहिए, इस बात की बड़ी चर्चा आज के समय में देश में चल रही है कि मोहन भागवत जी ने मोदी जी की तरफ इशारा किया है, या ये बात मोदी जी के लिए कही है। देखो, ये बात मोदी जी के लिए संघ नहीं कह सकता है, क्योंकि संघ को जानकारी है कि जब मोदी साहब, गुजरात लॉबी पिछले 3 साल से हमारी नहीं मान रहे हैं, तो अभी आगे ही क्या मानेंगे। ये तो मोहन भागवत जी ने अपने लिए कहा है, और जब उन्होंने कह दिया है तो वो 11 सितंबर को अपने पद का त्याग कर देंगे, त्याग दे देंगे। और इस त्याग के पीछे की जो बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह ये है कि सरकार जैसे चल रही है चलती रहे,
और भाजपा की ही सरकार रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बदल जाए, अर्थात मोदी साहब साइड लाइन हो जाए। इस बात को सोचते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर यह नैतिक दबाव बनाने का एक प्रयास किया है अपने पद का त्याग करके। लेकिन क्या इस बात का मोदी जी पर असर होगा? नहीं, क्योंकि नैतिक दबाव वो लोग मानते हो जिनके अंदर नैतिकता हो या नैतिकता का ज्ञान हो। गुजरात लोगों को नैतिकता का ज्ञान नहीं है और इनके अंदर नैतिकता है भी नहीं है। अगर इनके अंदर नैतिकता होती तो देश में इतने बड़े बड़े हादसे होने के बाद भी इनकी सरकार के किसी एक व्यक्ति का भी इस्तीफ़ा नहीं आया। सबको हवाई बातें कर कर टाल दिया गया। इनके अंदर नैतिकता न होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये भागवत जी की भूल है कि आपके इस निर्णय से मोदी जी पर नैतिक दबाव बनेगा ना। नैतिक दबाव उस व्यक्ति पर बनाया जा सकता है जिसके अंदर नैतिकता हो या जिसको नैतिकता का ज्ञान हो। तो फिर अगर वो नहीं देंगे तो फिर क्या है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आप इस बात को नोट करके रख लेना, कि जब भागवत जी के और मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण होने का समय आएगा, उस समय देश के हालात ऐसे कर दिए जाएंगे कि आपको उन चीज़ों पर सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, उन बातों पर चर्चा करने का समय ही नहीं मिलेगा या आप खुद ही सोचना नहीं चाहोगे। उन विषयों से भी कहीं अधिक बड़े विषय या समस्या आपके सामने लाकर खड़ी कर दी जाएंगी और आप चाहकर भी उन विषयों पर बात नहीं कर पाओगे। उस समय देश के हालात ऐसे कर दिए जाएंगे कि आपने अगर सुबह का भोजन कर लिया तो फिर शाम के भोजन की चिंता रहेगी कि शाम का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर शाम का भोजन कर लिया तो फिर सुबह के भोजन की चिंता रहेगी कि हमको सुबह का भोजन मिल भी जाएगा या नहीं मिल जाएगा। इतने बुरे देश के हालात कर दिए जाएंगे सत्ता पाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हालात होंगे जैसे 1947 में जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच हुए थे सत्ता पाने के लिए। और मोदी जी अगर अपने पद का त्याग नहीं कर रहे हैं या अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी, तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहेंगे, जब तक देश की जनता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न करने लगे, उनका प्रधानमंत्री जी का यह मत है कि जब तक देश की जनता अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न करने लगे तब तक मुझे पद से नहीं हटना है। क्योंकि अगर मेरे बाद अमित शाह जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, उनसे अलग कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर बनता है तो हमारे सारे जितने भी काले कारनामे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। और ये काले कारनामे बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं हमें जेल ना जाना पड़ जाए और हमारा जो बाकी का जीवन है वो कहीं हमारा जेल में व्यतीत हो। उस डर की वजह से मोदी साहब सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी हालत में, फिर चाहे देश का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, देश के लोगों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और इस 75 के मुद्दे से भटकाने के लिए देश के हालात कितने भी बद से बदतर क्यों ना करने पड़ जाएं, अपनी जान बचाने के लिए देश व देश की जनता को अंधकार में धकेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह यही है कि हम सत्ता में बने रहें और हमारे जीते जी हमारे काले कारनामे बाहर न आए, जनता के सामने न आए। यह भी एक बड़ी वजह है मोदी साहब के सत्ता से न हटने की, ऐसा मेरा अनुमान है। और अगर जनता ने इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया कि हाँ कि मोदी जी आपने कहा था तो आप कृपया पद को छोड़िए, और अभी अगले 8-10 दिन के अंदर अगर जनता नहीं जागरूक हुई और सरकार के ऊपर या संघ के ऊपर ही अगर छोड़ दिया तो देश के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। इस बात को मेरी नोट करके रख लेना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।